हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी 71st जिसका कि टेस्ट सीरीज़ नंबर 5 है और इसमें पॉलिटी का सेक्शनल टेस्ट था जो कि एडिटोरिया के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है। तो उसको इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और आपको पीडीएफ जो है इसी नाम के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल वेयर कॉन्स्टिट्यूटेड टू असिस्ट द गवर्नर जनरल। कितने मेंबर जो हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बनाए गए थे जो कि मदद करेंगे गवर्नर जनरल को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 मेंबर। तो 4 मेंबर जो है बनाया गया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल को जो कि मदद करते गवर्नर जनरल को। तो इसका सही उत्तर 4 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बोला जा रहा है कि बाय विच एक्ट द प्रोविज़न मेड टू पे द सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू। तो कौन सा एक्ट था जो कि ये प्रोविज़न बनाया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय होंगे उनको पैसा जो है इंडिया के रेवेन्यू से दिया जाएगा। तो ये जो है चार्टर एक्ट 1793 का था। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला जा रहा है कि अंडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट, जो कलकत्ता वाला सुप्रीम कोर्ट बना था 1773 में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है और स्टेटमेंट के बेसिस पे है और करेक्ट पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन है कि जो सुप्रीम कोर्ट था कलकत्ता का इस्टेब्लिश हुआ था पीट से इंडिया 1774। नहीं, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का उसके तहत हुआ था। पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब दूसरा ऑप्शन है कि लेमिस्टर वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लेमिस्टर नहीं था चीफ जस्टिस बल्कि एलिजा इम्प्ले था, IMPEY। तो ये जो थे वो पहले चीफ जस्टिस थे, एलिजा इम्प्ले। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा नीदर 1 नॉट 2। अब अगला क्वेश्चन है कि एक साइड आपको प्रोविज़न दिया हुआ है, दूसरे साइड जो है आपको मैच करना है। पहला था कि कंप्लीट एवोल्यूशन ऑफ ट्रेडिंग मोनोपोलीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये कब ख़त्म हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली था वो 1833 के एक्ट से जो है समाप्त कर दिया गया था। दूसरा ऑप्शन है कि क्रिश्चियन मिशनरी वेर अलाउड टू प्रीच इन इंडिया। तो कौन सा एक्ट के थ्रू जो है क्रिश्चियन मिशनरी को इंडिया में प्रीच करने का प्रावधान मिला था? तो ये 1813 का जो एक्ट था इसके तहत मिला था कि क्रिश्चियन मिशनरी इंडिया में इस्टेब्लिश हो सकेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी कब उसका ट्रेडिंग मोनोपोली खत्म हो गया? 1833 में। इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सिस्टम ऑफ सिविल सर्विस। तो ये कब शुरू हुआ था कि डायरेक्ट सिविल सर्विस का रिक्रूटमेंट होगा? तो ये जो है आपका शुरू किया गया था 1853 में। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि पहले इंडियन कौन थे जो कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम को क्रैक किए थे। और चौथा ऑप्शन है कि डिपार्टमेंटल सिस्टम जो है कि कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो ये भी बिल्कुल सही मैच किया हुआ है 1861 में। तो इस हिसाब से जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक साइड अजर्शन दिया हुआ है, दूसरी साइड रीजन दिया हुआ है। इसमें बोला जा रहा है कि अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट था वो सेंटर में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, क्या ये था रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेंटर में था या प्रोविंस में था? तो प्रोविंस में होगा ना, सेंटर में तो ब्रिटिशर्स का मनमानी था और प्रोविंस में कहा गया था कि आपको जो है रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। तो इसलिए पहला ऑप्शन तो गलत हो जाता है। अब दूसरा तो पहला गलत हो गया तो दूसरा तो पक्का ही सही होगा। इसमें बोला जा रहा है रीज़न कि गवर्नर जो था वो एक्ट करता था एज अ एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि रिस्पॉन्सिबल होता था प्रोविजनल असेंबली में। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला जा रहा है कि पहले इंडियन कौन थे जो कि अपॉइंट हुए थे वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अंडर द पार्लियामेंटो रिफॉर्म 1909। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी जो थे उनको अपॉइंट किया गया था एज अ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में फर्स्ट इंडियन। अगला क्वेश्चन है 1935 के एक्ट से रिलेटेड है। इसमें बोला जा रहा है करेक्ट पूछा जा रहा है, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला ऑप्शन है इट इन्वेस्टिगेट द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस। 1935 से आपको पता है कि ऑल इंडिया सर्विस के क्रिएशन का बात होता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि 1935 का एक्ट जो है ये डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंस जो है किया था बाय क्रिएटिंग 3 लिस्ट। बिल्कुल सही बात है, सेंट्रल लिस्ट था, स्टेट लिस्ट था और कंकरेंट लिस्ट था। तो ये शुरू किया गया था।
तो ये दोनों ऑप्शन तो सही है। अब तीसरा है कि 59 आइटम जो था यूनियन लिस्ट में रखा गया था, तो ये भी जो है कहीं ना कहीं सही है कि जो यूनियन लिस्ट है इसमें 59 आइटम था, तो ये तो सही हो गया। लेकिन एक और ऑप्शन है यहाँ पे कि 54 आइटम जो है कंकरेंट लिस्ट में होगा। अब आप बताइए, अगर यूनियन लिस्ट में 59 है यूनियन लिस्ट में, तो क्या कंकरेंट लिस्ट में जो है 54 हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। कंकरेंट लिस्ट में जो है 36 आइटम था, तो इसलिए तीसरा ऑप्शन गलत है, बाकी 3 सही है। तो इसलिए इसका 3 स्टेटमेंट जो है ये सही हो गया। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। पहले इंडियन कौन थे जो डिमांड किए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इंडिविजुअल लेवल पे क्रिएट होना चाहिए? तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि एम एन रॉय जो थे वो वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन थे जो डिमांड किए थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इंडिविजुअल लेवल में फॉर्म होना चाहिए था। कॉन्स्टिट्यूशन का बात करते हैं, वो वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन। 9वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि द पॉपुलेशन जो था वॉज मेड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शन ऑफ मेंबर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कितना लोग होंगे तो उसके बेसिस पे जो है कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि एक निर्वाचन क्षेत्र का जो है गठन किया जाता है। तो ये जो है आपका 10 लाख पॉपुलेशन पे जो है एक निर्वाचन क्षेत्र का गठन किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोला जा रहा है कि जो फिल इन द ब्लैंक है इसको भरना है। डैश वॉज मेड द चेयरमैन ऑफ फंडामेंटल राइट कमिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सरदार पटेल जो थे इनको चेयरमैन बनाया गया था फंडामेंटल कमेटी का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है, एक साइड लिस्ट है, दूसरे साइड कौन इसको प्रोपोगेट किया था। पहला है कि फ्लैग कमेटी। अब आप बताइए फ्लैग कमेटी से रिलेटेड कौन होंगे? तो फ्लैग कमेटी से जो रिलेटेड है ये अपने राजेंद्र प्रसाद जी थे। प्रियम्बल कमेटी से तो ये सब जानता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है जवाहरलाल नेहरू दिए थे, तो प्रियम्बल कमेटी से भी रिलेटेड जवाहरलाल नेहरू ही होंगे। प्रेस गैलरी कमेटी से रिलेटेड कौन है? तो प्रेस जो है आप मूवी भी देखे होंगे 2024 में आया था उषा मेहता से रिलेटेड, जो कि वो रेडियो चलाती थी बॉम्बे में और उससे एसोसिएटेड जो थे अपने लोहिया जी भी थे। ठीक है, तो ये प्रेस गैलरी कमेटी से रिलेटेड अपनी उषा मेहता हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, पहले भी पूछा हुआ है, पिछले साल मूवी भी आया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। माइनॉरिटी कमेटी से रिलेटेड कौन थे? तो माइनॉरिटी कमेटी से रिलेटेड जो है अपने सरदार पटेल थे। तो इस हिसाब से जो है अपना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसमें बोला जा रहा है कि क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। 236 मेंबर जो थे वो इलेक्ट किए गए थे प्रोविंस पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। अब बताइए ये क्या सही हो सकता है? 236 थे या 296 थे? तो 296 हो जाएगा, तो पहला तो ऑप्शन गलत हो गया। अब बोला जा रहा है कि 70 मेंबर जो थे इलेक्ट किए गए थे प्रिंसली स्टेट से। तो बिल्कुल सही बात है कि प्रिंसली स्टेट से जो था वो 70 मेंबर को इलेक्ट किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, 26 नवंबर को जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बन के तैयार हो गया था। अब अगला सवाल है अपॉइंटमेंट ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये कौन थे? हु वॉज अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? तो सेक्रेटरी जो हैं आपके HB आयंगर अपॉइंट किए गए थे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस साल जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का 75 साल पूरा हुआ है। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ड्राफ्ट कमेटी से रिलेटेड सवाल बन सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और BN राव जो थे वो लीगल एडवाइज़र थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ठीक है, अब अगला सवाल पूछा जा रहा है द सिंबल ऑफ डैश अडॉप्टेड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो क्या सिंबल को अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? तो ये एलिफेंट हो जाएगा। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा जा रहा है गार्जियन किसको कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? तो बहुत ही ईजी सवाल है कि जुडिशरी को जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कहा जाता है। ठीक है, अब अगला सवाल है कि जो कंकरेंट लिस्ट है द प्रोविज़न ऑफ कंकरेंट लिस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से अडॉप्ट किया गया है? किस कंट्री से हम लोग इंस्पायर होकर कंकरेंट लिस्ट का आइडिया को अडॉप्ट किए हैं? तो ये जो है हम लोग ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट किए हैं कंकरेंट लिस्ट का प्रोविज़न भी, और जो जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न है पार्लियामेंट का अंडर आर्टिकल 108, ये भी जो है हम लोग ऑस्ट्रेलिया से ही अडॉप्ट किए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड बीन टेकन फ्रॉम साउथ अफ्रीका। या फेडरल सिस्टम को साउथ अफ्रीका से लिया गया है?
तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि फेडरल सिस्टम जो हम लोग कहाँ से अडॉप्ट किए हैं? कनाडा से अडॉप्ट किए हैं। ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो है द इमरजेंसी प्रोविजन जो है ये अडॉप्ट किया गया है वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। बिल्कुल सही बात है कि जर्मनी से जो है हम लोग इमरजेंसी का प्रोविजन अडॉप्ट किए थे। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का आइडिया जो है रशिया से लिया गया। नहीं नहीं नहीं, ये आइडिया जो है अपने फ्रांस से लिया गया है। ठीक है। और चौथा ऑप्शन जो है ये बोला जा रहा है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो प्रिंसिपल है ये आयरलैंड से लिया गया है। तो बिल्कुल सही बात है कि डीपीएसपी का प्रोविज़न जो है ये आयरलैंड से लिया गया है। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है, क्या आप ये बता सकते हैं? जिसको कि हम लोग मेनका गांधी केस में पढ़ते भी हैं। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का प्रोविज़न कहाँ से लिया गया है? ड्यू प्रोसेस और प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय जो है ये तो आपको पता होगा कि हम लोग ब्रिटेन से फॉलो किए हैं। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ ब्रिटेन का है, लेकिन ड्यू प्रोसेस आपको बताना है कहाँ से अडॉप्ट किया गया है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बोला जा रहा है ये जो फिल इन द ब्लैंक है इसको फिल करना है। ठीक है। तो प्रोविज़न रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट इन पार्ट 3 ये कहाँ से लिया गया है? तो फंडामेंटल राइट हम लोग कहाँ से लिए हैं? ये जो है हम लोग अपने अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। अमेरिका से और क्या क्या लिया गया है? जो वाइस प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट है, सुप्रीम कोर्ट का पावर, जैसे कि जुडिशियल रिव्यू हो गया, ये सारा चीज़ भी जो है, और जुडिशियल एक्टिविज्म, ये सब जो है हम लोग अमेरिका से लिए हैं। तो इसका सही आंसर जो है ये अमेरिका हो जाएगा। ठीक है। अब एक साइड आपको दिया हुआ है कि लिस्ट है और दूसरी साइड कहाँ से अडॉप्ट किया गया है। ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है पहला कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाला इसमें आ भी गया। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ कहाँ से लिया गया है? तो हम लोग को पता होना चाहिए कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ जो है ये यहाँ पे बोला जा रहा है जापान से लिया गया है, बट अगर ऐसे क्वेश्चन में आता है तो आपको ब्रिटेन के साथ जाना है, बट इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है जापान आंसर सही होगा। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिका से लिया गया है। प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहाँ से लिया गया है? जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है ये हम लोग साउथ अफ्रीका से अडॉप्ट किए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करना है अंडर आर्टिकल 368। ये जो है कहीं ना कहीं आपके साउथ अफ्रीका से अडॉप्ट किया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से किया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है अपने रशिया तभी का जो है यूएसएसआर से लिया गया है। ठीक है, यूएसएसआर। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। इसमें पूछा जा रहा है क्या स्टेटमेंट जो है करेक्ट होगा। एक साइड अपना स्टेटमेंट 1 है, दूसरी साइड रीजन असर्शन रीजन वाला। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है बैग ऑफ बोरोइंग्स भी कहा जाता है। कहीं ना कहीं ये क्रिटिक जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो लोग कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हर जगह से बस बोरो किया गया है, इसमें अपना कुछ भी नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट जो है सही है, क्योंकि रीज़न क्या दे रहा है? मैनी प्रोविजन एंड कॉन्सेप्ट वेर टेकन फ्रॉम डिफरेंट कंट्री। तो अलग अलग कंट्री से जो है हम लोग इसको अडॉप्ट किए हैं, ऐसा कहा जाता है। तो रीज़न बिल्कुल सही है, इसलिए इसका ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। तो ए में दोनों सही है। बोला जा रहा है कि जो प्रीएम्बल को जो है इन द विच ऑफ द फॉलोइंग केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीएम्बल एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल पार्ट होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कौन से केस में कहा गया था? तो ये अपने केशवानंदन भारती केस में कहा गया था। उससे पहले बेरूबारी केस था जिसमें कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है पार्ट नहीं होगा, प्रीएम्बल जो है पार्ट नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन का। बट जो केशवानंदन भारती केस है इसमें बोला गया कि प्रीएम्बल जो है पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है। आगे चल के LIC वाले केस में भी इसको इसी वर्डिक्ट को कंटिन्यू किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला जा रहा है कि प्रीएम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन कौन से वर्ड को यूज़ किया है। इंडियन प्रीएम्बल में कौन कौन सा वर्ड है? तो आपको पता होगा कि प्रीएम्बल में जो है सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, फिर रिपब्लिक आएगा। तो इस हिसाब से हम लोग अरेंज कर सकते हैं कि सॉवरेन, सोशलिस्ट, फिर आएगा आपका सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है। तो इस हिसाब से जो है हम लोग फील कर सकते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनटू अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड ऑल इट्स सिटीजन्स, ऐसे करके होता है ना, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो इस हिसाब से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, और इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। बाय हुम द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कौन है जो प्रीएम्बल को जो है आइडेंटिटी कार्ड कहा था? तो ये जो है अपने N.A. पालखीवाला कहे थे। N.A. पालखीवाला, ये
आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं। और सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस कौन कहता है प्रियम्बल को? सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल को कहने वाले हैं अपने ठाकुर दास भार्गवा। ठीक है, ये जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं प्रियम्बल को। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें बोला जा रहा है प्रियम्बल से रिलेटेड क्या सही स्टेटमेंट है? इट्स नेचर इज़ नॉन जुरिस्डिक्शबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, कि हम लोग जो है इसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। तो क्या ये सही स्टेटमेंट है? ये बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। दूसरा है ये रेप्लिका है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का, जो कि नेहरू जी प्रेजेंट किए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। बिल्कुल सही बात है, पहला दूसरा तो पक्का सही है। तीसरा है इट कैन नॉट बी अमेंडेड, क्या इसको अमेंड नहीं किया जा सकता है? इसको अमेंड करके ही तो सेकुलर इंटीग्रिटी ये सब वर्ड को हम लोग ऐड किए हैं, तो इसको जो है अमेंड किया जा सकता है। बट इट कैन नॉट रिपील द स्पेसिफिक प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बिल्कुल सही बात है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेसिफिक प्रोविज़न है इसको ये अमेंड नहीं कर सकता है या उसको चेंज नहीं कर सकता है, बट इट कैन बी अमेंडेड। ठीक है, तो इसलिए पहला, दूसरा और चौथा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इसमें बोला जा रहा है कि सिक्किम को जो है कौन से अमेंडमेंट के थ्रू जो है राज्य का दर्जा मिला था? तो जो 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसके थ्रू जो है सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला था। और 35, 36 दोनों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है सिक्किम से एसोसिएटेड है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 27। इसमें पूछा जा रहा है क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, सही स्टेटमेंट है पहले पूछा जा रहा है कि पहले आप ये चेक कर लीजिएगा कि करेक्ट पूछा जा रहा है इनकरेक्ट। तो करेक्ट इसमें पूछा जा रहा है प्रोविजन ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट और चेंज इन द बाउंड्री कैन मेड थ्रू अ सिंपल मेजोरिटी। कोई भी नया राज्य को बनाना है या उनके बाउंड्री को चेंज करना है तो क्या ये सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है? तो ये बिल्कुल सही बात है कि इसके लिए कोई भी स्पेशल मेजोरिटी का दरकार नहीं है, नॉट थ्रू अ स्पेशल मेजोरिटी बट इट कैन बी डन थ्रू अ सिंपल मेजोरिटी। तो पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। दूसरा बोला जा रहा है कि ये प्रोसेस के लिए आर्टिकल 368 का यूज़ करना होगा। आर्टिकल 368 कब यूज़ किया जाता है? जब हम लोग जो है स्पेशल चेंज लाते हैं या स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू जो है चेंज करना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसका तो ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं, तो इसलिए पहला ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इसमें क्या बोला जा रहा है कि सबसे पहले कौन सा कमेटी आया, फिर कौन सा कमेटी आया लिंग्विस्टिक बेसिस पे। सबसे आपको पता होगा कि सबसे पहले जो है धार कमेटी आया था, फिर JVK राव कमेटी, JVP यानी कि जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल, ये वाला कमेटी आया था, और पट्टाभी सीतारामैया। तो वो कमेटी भी कुछ इसको एड्रेस नहीं कर पाया। तो लास्ट में जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी आता है जिसके कि अध्यक्ष फैज़ल अली थे। और फिर जो है लिंग्विस्टिक बेसिस पे नए नए राज्यों का फॉर्मेशन का बात किया गया और उसके बेसिस पे जो है 1960 में कौन सा राज्य बना था? गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुआ। 1966 में कौन सा राज्य बना था? पंजाब और हरियाणा अलग हुआ। तो इस बेसिस पे जो है ये कंटिन्यू होता है। और सबसे पहला कौन स्टेट बना था लिंग्विस्टिक बेसिस पे? आपको पता होगा कि 56 डे के फास्ट के बाद जो है जो श्री रामल्लू जी थे उनकी मौत हो गई थी, तो फिर जो है आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया था लिंग्विस्टिक बेसिस पे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इसमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट टू डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। क्या एक क्राइटेरिया है कौन जो है मतलब सिटीजनशिप को जो है निर्धारित करता है, ये आपसे बेसिकली पूछा जा रहा है। तो ये जो है कहीं ना कहीं अपने पार्लियामेंट के द्वारा जो है ये किया जाता है। ये एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप या फिर रिफ्यूज़ल ऑफ या त्याग करना जो होता है सिटीजनशिप का, ये सब जो है अपना काम पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो आप CA वाला अभी न्यूज़ भी देखते होंगे। तो इसमें अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें पूछा जा रहा है सिटीजनशिप जो है कौन से आर्टिकल से या फिर पार्ट से रिलेटेड है। तो आपको पता होगा कि पार्ट 2 जो है सिटीजनशिप का बात करता है, आर्टिकल 5 to 11। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया इज अ करेक्ट। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है इंटायर कंट्री के लिए, क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है, यही सही बात है। इंडिया में जो है सिंगल सिटीजनशिप होगा, बी इट स्टेट और सेंटर, हर जगह पे एक ही सिटीजनशिप अलाउड होता है। डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट कहाँ पे है? ये आपके USA में है। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33। बोला जा रहा है कि फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये कौन सा आर्टिकल में है? एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में कौन सा आर्टिकल है? तो ये आपका आर्टिकल 23 और 24 बात करता है कि
जो भी बच्चे होंगे 14 साल से कम उम्र के, उनको जो है हेजार्डस वर्क में नहीं रखना है, या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड, ये सब चीज़ के बारे में आर्टिकल 23-24 बात करता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34। इसमें एक साइड लिस्ट दिया हुआ है, दूसरे साइड बोला है कि कब फॉर्म हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि फैक्ट्री एक्ट जो है ये 1948 का है। आज़ादी के तुरंत बाद जो है ये एक्ट बना दिया गया था। लेकिन चाइल्ड लेबर और प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट जो है ये आज़ादी के पहले का भी है। ये जो है अपना चाइल्ड लेबर एक्ट जो है ये 1986 में आया था, लेकिन चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट एक्ट जो है ये 1936 में ही आया था, 1938 में। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग इंग्लैंड में तो रिफॉर्म कर रहे थे, तो सेम चीज़ को यहाँ पे रेप्लिकेट करना था उन लोगों को, वरना जो है जो ब्रिटिश मॉडल अपने आप को कहता है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। तो इसलिए है सबसे पहले चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट एक्ट जो है 1938 में आया, लेकिन चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 में आया है। ये बीपीएससी में पूछा गया सवाल है, आगे भी पूछने की संभावना है। और माइंस एक्ट जो है ये 1952 में आया था। तो इस हिसाब से जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि राइट टू प्राइवेसी कौन से फंडामेंटल राइट में आता है और कौन से केस में इसका वर्डिक्ट दिया गया था। तो पुट्टा स्वामी केस है, आपको आर्टिकल 21 में इसके बारे में बात किया जाता है। 2017 में इसका जजमेंट आया था। 9 जज के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यूनिनमसली जो है इसको कहा था कि ये फंडामेंटल राइट है। अब क्वेश्चन नंबर 36 बोला जा रहा है। इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बोला जा रहा है कि ये एक यूनिवर्सलाइजेशन, एक पूरे देश में जो है एक ही एजुकेशन सिस्टम होगा। कि बोला गया ना कि 3 लैंग्वेज फार्मूला के बेसिस पे, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है पहला वाला। दूसरा जो है इसमें बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है राइट टू एजुकेशन 2002 में पास की है। नहीं, राइट टू एजुकेशन बिल कब आया था? 2009 में आया था, ठीक है, 2009 में। तो इसलिए सिर्फ इसका पहला ऑप्शन जो है सही होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। इसमें क्या बोला जा रहा है? पहला है कि अ पर्सन डिटेन्ड, जिसको किसी पर्सन को डिटेन कर लिया जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर, ये आर्टिकल 22(4) में है, ठीक है। और इसमें क्या बोला जा रहा है कि इट कैन नॉट बी केप्ट इन द हाउस अरेस्ट, कितना समय के लिए। अगर एक पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत जो है गिरफ्तार किया गया है, तो मैक्सिमम उसको कितने समय के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है? ये तो मैक्सिमम 3 महीने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है, और उसके बाद जो है एक परमिशन लेना होगा एडवाइजरी बोर्ड के द्वारा, तब जो है फर्दर उसको डिटेन किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए 3 महीना जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत जो किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इसमें पूछा जा रहा है राइट टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ये कौन से आर्टिकल में है? तो ये अपना आर्टिकल 26 हो जाएगा। प्रोहिबिटिंग ऑन इम्पेरेटिंग रिलीजियस एडुकेशन इन द इंस्टीट्यूशन होली फंडेड बाय द स्टेट। अब जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में स्टेट के द्वारा फंड किया जाता है, तो उसको जो है रिलीजियस एजुकेशन वहाँ पे कम्प्लीटली रूप से नहीं दिया जा सकता है। तो ये कौन सा आर्टिकल बात करता है? तो आर्टिकल 28 बात करता है। कल्चर एंड लैंग्वेज स्क्रिप्ट, इसके बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है? तो ये आर्टिकल 25 के बारे में है। क्या आपको पता होगा? ये आर्टिकल फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोफेशन, रिलीजियस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, तो ये आर्टिकल 25 है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, 25 हो गया। प्रिजर्व डिस्टिंक्ट कल्चर लैंग्वेज स्क्रिप्ट, ये कौन सा आर्टिकल हो गया? तो ये आर्टिकल आपका 29 हो गया। बाकी ये हम लोग देख लिए कि जहाँ पे स्टेट के द्वारा फंडिंग होगा तो वहाँ कंप्लीट रूप से जो है रिलीजियस प्रैक्टिस का एजुकेशन नहीं दिया जाएगा, ये आर्टिकल 28 है। और मैनेज रिलीजियस अफेयर, ये आर्टिकल आपका 26 है। तो ये आप याद कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 39, इसमें आपका अजर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है इसमें कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है, जो कि आर्टिकल 31 में आता था पहले, उसको जो है रिमूव कर दिया गया फंडामेंटल राइट के कैटेगरी से अंडर 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो बिल्कुल सही बात है, 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है इसको
जो फंडामेंटल राइट का दर्जा था उससे बाहर कर दिया गया है। और दूसरा ऑप्शन है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया है। बिल्कुल सही बात है, अंडर आर्टिकल 300A के तहत जो है अब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया है, क्योंकि फंडामेंटल राइट रहता है तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट में जाके इसको चैलेंज कर देता था, इसलिए अब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया है। और सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल फंडामेंटल राइट भी यही था। तो दोनों ही सही है और कहीं ना कहीं जो है एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 40, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट पिटिशन आर मेंशन इन आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 में कितने प्रकार के रिट का बात किया गया है? तो ये 5 प्रकार के रिट का बात किया गया है। कौन कौन सा? हेबियस कॉर्पस है पहला, दूसरा कौन सा है? मंडमास है, तीसरा कौन सा है? सेटोरी है, चौथा कौन सा है? प्रोहिबिशन पे है, और पांचवा कौन सा है? क्वेरो वारंटो है। ठीक है, ये 5 टाइप का रिट का बात किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41, इसमें क्या बोला जा रहा है कि रिट पिटिशन जिसमें पर्सन जो है हु इज़ नॉट अ विक्टिम ऑल्सो कैन ऑल्सो फाइल द पिटिशन। तो ये कौन सा है? तो ये क्यो वारंटो है। इसमें जो है अगर पर्सन विक्टिम नहीं भी है तब भी जो है वो पिटिशन फाइल कर सकता है। ठीक है, ये आप रिट पिटिशन को जो लक्ष्मीकांत का बुक है उससे एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आने का पक्का संभावना है इससे इस बार। अब क्वेश्चन नंबर 42, इसमें बोला जा रहा है कि कौन सा फंडामेंटल राइट है जो बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम अनटचेबिलिटी। तो ये कौन सा हो गया? कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 17 है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी यानी आर्टिकल 17। तो ये कौन से राइट में आएगा? ये राइट टू इक्वलिटी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही। कॉन्स्टिट्यूशन क्लेम करता है वेलफेयर स्टेट के बारे में। तो वेलफेयर स्टेट किस में बात किया गया है? डीपीएसपी में बात किया गया है। तो डीपीएसपी कौन से पार्ट में है? तो इसमें पार्ट 4 हो जाएगा। ठीक है, पार्ट 4। अब अगला क्वेश्चन, विच करेक्ट ऑर्डर है इम्प्लीमेंटिंग ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। कौन कौन सा एक्ट को किस हिसाब से लाया गया था ये आपको बताना है। तो सबसे पहले जो है मिनिमम वेज एक्ट को लाया गया था, ये आपका 1940 एक्ट में मिनिमम वेज एक्ट 1940 एक्ट 48। दूसरा है आपका लैंड रिफॉर्म एक्ट को, इसको 1951 में लाया गया था आज़ादी के बाद इलेक्शन के समय में। फिर तीसरा जो है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को लाया गया था, ये 1961 में लाया गया था। और जो इक्वल रिम्यूनरेशन वाला एक्ट है ये आपका 1976 में लाया गया था। तो इस हिसाब से जो है करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, BADC। अब अगला सवाल है, इसमें पूछा जा रहा है फिल इन द ब्लैंक है ये फिल करना है आपको। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट कब पास हुआ था? कि जो वेलफेयर ऑफ पेरेंट और सीनियर सिटीजन इसका एक्ट जो है 2007 में पास किया गया था। ठीक है, अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी का बात कौन सा आर्टिकल करता है? तो ये आर्टिकल जो है आपका आर्टिकल 51 बात करता है। 51A नहीं, 51A में क्या आ जाता है? 51A में आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ आ जाता है, जो कि 11 ड्यूटीज़ है। उसमें भी 11वां वाला ड्यूटीज़ जो है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है ऐड किया गया था, जिसमें क्या बात किया था? जो भी बच्चे होंगे 14 साल से नीचे के उनको जो है कंपलसरी एजुकेशन देना है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल पीस के बारे में आर्टिकल 51 बात करेगा। और आप ये बताइए कि कौन सा आर्टिकल है जो बात करता है कि जो लेजिस्लेचर है, जो जुडिशरी है और जो एग्जीक्यूटिव है, ये तीनों के बीच में एक तरीके का समन्वय होगा, एक तरीके का एक काउंटर पार्ट है, चेक एंड बैलेंस का काम करेंगे। तो ये कौन से आर्टिकल में बात किया गया है? अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। बोला जा रहा है कि पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में सही क्या है? डीपीएसपी से रिलेटेड कौन सा प्रोविज़न सही है? तो बोला जा रहा है पहला कि इन्फोर्सेबल है कोर्ट ऑफ लॉ में। क्या इसको चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में? बिल्कुल भी नहीं। डीपीएसपी को इन्फोर्सेबल नहीं बनाया गया है। इन्फोर्सेबल कौन सा पार्ट है? पार्ट 3 है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड चीज़। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है कि इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ द लॉ। और तीसरा ऑप्शन है कि प्रिंसिपल लेड डाउन इन द पार्ट शैल बी इन्फ्लुएंस लेजिस्लेशन बाय द स्टेट। बिल्कुल सही बात है कि
स्टेट का लेजिस्लेशन जो भी होगा उसको इन्फ्लुएंस करना है कि स्टेट जो है ये कदम उठाएगा ताकि जो अच्छे अच्छे प्रोविज़न है जैसे कि पंचायती राज को इस्टेब्लिश कर देना, इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, मिनिमम वेज को करना, ये सारा प्रोविज़न इसमें लिखा गया है और ये सब पार्ट जो है इन्फ्लुएंस करेगा स्टेट लेजिस्लेशन को, जिससे कि स्टेट इसके लिए एक्ट बनाएगी। ये कंपलसरी नहीं है बट स्टेट का दायित्व होना चाहिए ये, तो इसलिए दूसरा और तीसरा जो है सही है। अब अगला है यूसीसी। यूसीसी जो है आर्टिकल 44 में बात किया गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और सबसे पहले कौन सा राज्य है जिसको अडॉप्ट किया है, तो उत्तराखंड जो है सबसे पहला राज्य है इसको अडॉप्ट करने वाला, और गुजरात जो है ये सेकंड राज्य बनने वाला है जो इसको अडॉप्ट करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 49, फ्री एंड लीगल एड का बात कौन सा आर्टिकल में किया जाता है, तो आर्टिकल 39A में जो है अंडर अमेंडमेंट 42 कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद जो है इस प्रोविज़न को ऐड किया गया था, फ्री एंड लीगल एड। ठीक है। अब आर्टिकल 43B किसके बारे में बात करता है, तो 43B जो है ये कहीं ना कहीं आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बात करता है। ठीक है, ये 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था। ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। इसमें बोला जा रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, तो ये 1976 में ऐड किया गया था। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। अब अगला सवाल है, इसमें पूछा जा रहा है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है, तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ों को अमेंड किया गया था, आपको पता ही होगा। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में आ गया, तो ये कहीं ना कहीं 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। ऊपर मैंने गलत बताया था कि 93rd, ये 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसके बाद जो है ये कहीं ना कहीं आपके पहले DPSP में जो है ऐड किया गया, DPSP में आर्टिकल 43B में ऐड किया गया। इसके अलावा आर्टिकल 19 में आर्टिकल 19 क्लॉज 1C में ऐड किया गया। ठीक है। अब बोला जा रहा है कि जो अमेंडिंग प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कौन से पार्ट में है, तो अमेंडमेंट के बारे में जो है पार्ट 20 में कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म का मेन फीचर क्या होगा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सबसे मेन फीचर होता है क्या, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो कलेक्टिव जहाँ पे भी आएगा आपको वो मार्क करना है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का लोकसभा के प्रति, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 55, इसमें बोला जा रहा है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो रियल एग्जीक्यूटिव है ये कौन होता है, तो रियल एग्जीक्यूटिव जो है प्राइम मिनिस्टर होते हैं एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, जो कि जवाबदेही होती है जनता के प्रति। क्योंकि अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 56, पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में इनकरेक्ट क्या है, प्राइम मिनिस्टर जो होता है हेड होता है गवर्नमेंट का, तो ठीक है कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर जो है हेड है गवर्नमेंट का। अब दूसरा है प्रेसिडेंट जो है हेड होते हैं स्टेट के, बिल्कुल सही बात है कि स्टेट के जो हेड है वो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट होते हैं। तीसरा जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेसिडेंट को, नहीं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये अकाउंटेबल होते हैं प्राइम मिनिस्टर को, और कैबिनेट जो है पार्ट होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, तो ये भी सही है, लेकिन तीसरा ऑप्शन जो है गलत था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, इसमें बोला जा रहा है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम का डीमेरिट क्या है, तो ये कहीं ना कहीं इसमें पहला बोला जा रहा है कि नैरो रिप्रेजेंटेशन है। क्या ये नैरो रिप्रेजेंटेशन का बात करता है, नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होता है। कॉन्फ्लिक्ट होता है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के बीच में, तो ये अच्छी बात है ना। नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होता है, नहीं, ये तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होता है और कॉन्फ्लिक्ट थोड़ी होता है वो। लेकिन अगेंस्ट ए सेपरेशन ऑफ पावर, तो ये कहीं ना कहीं डीमेरिट है। क्या क्या डीमेरिट हो गया, अगेंस्ट हो गया, सेपरेशन ऑफ पावर, इसके अलावा अनस्टेबल गवर्नमेंट रहेगा। कहीं ना कहीं जब हम लोग रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं तो वहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट होता है, बट जब इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर लोग थे उन्होंने कहा कि हाँ कहीं ना कहीं हम लोग का अनस्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चुन रहे हैं, बट ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगा, तो इसलिए हम लोग अनस्टेबल गवर्नमेंट चुनने को तैयार हैं, बट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर, अनस्टेबल गवर्नमेंट, तो ये सब जो है कहीं ना कहीं डीमेरिट्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, बट उसका जस्टिफिकेशन भी दिया गया है। अब इस अगले सवाल में पूछा जा रहा है करेक्ट क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम सेपरेशन ऑफ पावर की बात करती है, नहीं,
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ये फ्यूज़न ऑफ पावर की बात करती है, जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ये सेपरेशन ऑफ पावर की बात करती है। अगला है कि शैडो कैबिनेट जो है ये कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये कहीं ना कहीं आपको यूनाइटेड किंगडम में देखने को मिलता है ये फीचर शैडो कैबिनेट, जो कि ओपोजिशन पार्टी जो है एक तरीके का बैलेंस क्रिएट करने के लिए जो है रूलिंग गवर्नमेंट पे ये शैडो गवर्नमेंट फॉर्म करती है। और लेटर जब अपोजिशन पार्टी वाले जब चुन के आते हैं तो वही लोग जो है ये मिनिस्ट्रियल ऑफिस जितने हैं उसको होल्ड करते हैं। तो ये प्रोविज़न इंडिया में नहीं है शैडो कैबिनेट का, ठीक है, यूके का फीचर है, बहुत ही यूनिक फीचर है। अब अगला है कि फेडरल सिस्टम का क्या चीज़ फीचर है, इंडिकेट करता है फीचर को। सिंगल सिटीजनशिप ठीक है, कहीं ना कहीं है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। वन ऑफ द फीचर इंडिकेट दैट इंडियन फेडरल सिस्टम, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा अच्छा फीचर जो है अगर कुछ बोला जाए कि इंडियन फेडरल सिस्टम का, हालांकि सिंगल सिटीजनशिप भी है, लेकिन सॉरी सिंगल सिटीजनशिप नहीं होगा। सिंगल सिटीजनशिप ये क्या दिखा रहा है कि हम लोग जो है यूनिटरी गवर्नमेंट है ना, सॉरी ये क्वेश्चन मेरी तरफ से गलत तरीके से समझा गया। सिंगल सिटीजनशिप क्या दिखा रहा है कि हम लोग जो है यूनिटरी गवर्नमेंट हो रहे हैं, ठीक है, यूनिटरी गवर्नमेंट को दिखा रहा है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी होगा तो भी क्या दिखा रहा है, यूनिटरी है, सेंटर के प्रति झुका हुआ है। ऑल इंडिया सर्विस क्या बता रहा है, यूनिटरी है। राज्यसभा इसको अपॉइंट कर रहा है तो कहीं ना कहीं सेंटर की तरफ रुझान है इसका। बट इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है कहीं ना कहीं ये फेडरल फीचर है, जहाँ पे दिखा रही है कि स्टेट का भी अपना कोर्ट होता है, सेंटर का भी होता है जो दिल्ली में है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कोर्ट है। तो ये कहीं ना कहीं जो है हमारा फेडरल फीचर को दिखा रहा है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 61, इसमें बोला जा रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन स्टेट, ये कौन सा आर्टिकल में शेड्यूल में बात किया गया है, तो अपना शेड्यूल 7 जो है ये बात करता है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में, जो कि हम लोग अडॉप्ट कहाँ से किए हैं, तो 1935 का जो एक्ट था उससे ये प्रोविज़न को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, इसमें बोला जा रहा है नॉट अ फीचर ऑफ फेडरलिज्म, क्या फीचर नहीं है फेडरलिज्म का, तो डुअल पॉलिसी फीचर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहीं ना कहीं ये फीचर नहीं, नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होगा तब तो यूनिटरी होगा तो इजीली उसको अमेंड किया जा सकता है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कब होगा, जब जो है पावर डिवाइड होगा कि स्टेट का भी से है वहाँ पे, सेंटर का भी से है, तो ईजिली वहाँ पे किसी भी चीज़ को अमेंड नहीं किया जा सकता है। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं फीचर है फेडरलिज्म का। डुअल पॉलिसी भी है, बट इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन राज्यसभा ये फीचर नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये क्वेश्चन को गलत तरीके से समझाया जा रहा है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन राज्यसभा ये तो फीचर हो जाएगा ना कॉन्स्टिट्यूशन का, और नॉट बोला जा रहा है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये सारा तो फीचर होना चाहिए, लेकिन इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन राज्यसभा, तो ये क्वेश्चन को थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। इसको हम लोग अभी के लिए होल्ड करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। फेडरल गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिजिड और फ्लेक्सिबल, फेडरल गवर्नमेंट में ऐसा होगा क्या, फेडरल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होगा, फेडरल गवर्नमेंट में जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होता है, ना कि फ्लेक्सिबल या रिजिड दोनों ऑप्शन रहेगा। जबकि यूनिटरी वाले में जो है यहाँ तो इजीली किसी भी चीज़ को अमेंड किया जा सकता है, तो ये रिजिड नहीं होगा, ये फ्लेक्सिबल होगा। और यही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि डुअल पॉलिसी है फेडरलिज्म का फीचर, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है फीचर, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी है फीचर, लेकिन इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन राज्यसभा ये भी कहीं ना कहीं फीचर होना चाहिए, बट ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। बट हम लोग क्वेश्चन 63 में देखें कि फेडरल गवर्नमेंट का फीचर क्या है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से हम लोग को बस ये लर्न करना है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि जो यूनिटरी गवर्नमेंट है इसका फीचर है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है नॉट इंक्लूडेड इन स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में क्या क्या चीज़ आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि पुलिस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया,
प्रिजन हो गया, जितना भी ये सब स्टेट के प्रशासन से रिलेटेड जो भी चीज़ होता है, एडमिनिस्ट्रेशन वाला चीज़, ये सब जो है स्टेट लिस्ट में आएगा। बट करेंसी जो है ये सेंट्रल लिस्ट में आता है, यूनियन लिस्ट में आता है। अब क्वेश्चन नंबर 65 बोला जा रहा है, विच आर्टिकल एम्पावर पार्लियामेंट लेजिस्लेट इन रिस्पेक्ट टू एनी मैटर ऑफ स्टेट इफ़ द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ऑपरेशन। जब इमरजेंसी लगा हुआ रहेगा तो कौन सा आर्टिकल जो है पावर देता है सेंटर को कि वो स्टेट के चीज़ों पे भी अपना कानून बना सकता है? तो आर्टिकल 250 बात करता है इसका, जिसके तहत जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कोई भी स्टेट लिस्ट पे जो है इमरजेंसी के दौरान अपना पावर को लेजिस्लेट कर सकता है। ठीक है, और ये पावर कहाँ से आता है? तो ये जो है इसका शुरुआत कौन करेगा? तो ये राज्यसभा में जो है इसका प्रोसीडिंग का शुरुआत होता है। ठीक है, और अभी मणिपुर में आपका इमरजेंसी लगा हुआ है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। सरकारिया कमीशन कब फॉर्म हुआ था? सरकारिया कमीशन जो है 1983 में फॉर्म हुआ था। तो किस चीज़ के लिए था? सेंट्रल स्टेट रिलेशन का, 1983। दूसरा है राजमन्नार कमेटी कब का था? राजमन्नार कमेटी भी जो है ये स्टेट और सेंटर के रिलेशन से था। और बात इसमें क्या बोला गया था, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का ये कमेटी था, तो बोला गया था कि जो सेंट्रल स्टेट का झुकाव होना चाहिए वो स्टेट की तरफ होना चाहिए। और ये कब फॉर्म हुआ था? ये 1969 में फॉर्म हुआ था। तीसरा है आपका पुंसी कमेटी, ये बहुत ही रिसेंट वाला कमेटी है। इसको कब फॉर्म किया गया था? 2007 में। ये भी सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में बात करती है। और एक है आपका इंटर स्टेट काउंसिल, जो कि 1990s में बनाया गया था। ये स्टैट्यूटरी बॉडी था, इंडियन स्टेट इंटर स्टेट काउंसिल, बट बाद में जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दे दिया गया था आर्टिकल 263 के तहत। और ये 1990 में फॉर्म किया गया था, ताकि यूनियन और स्टेट के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाया जा सके। जीएसटी काउंसिल कौन से अमेंडमेंट के थ्रू आया गया था? तो ये जो है 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था। और कौन से आर्टिकल में अमेंड किया गया था? आर्टिकल जो है 279A में अमेंडमेंट लाया गया था। ठीक है, अब अगला सवाल है, पूछा जा रहा है आर्टिकल 275 जो है ये क्या चीज़ से डील करता है? तो आर्टिकल 275 जो है 275 ये डील करता है ग्रांट फ्रॉम द यूनियन टू सर्टेन स्टेट, की स्टेट के द्वारा जो है ग्रांट दिया जा रहा है सर्टेन स्टेट्स को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। इसमें बोला जा रहा है जोनल काउंसिल से रिलेटेड क्या सही है? जोनल काउंसिल जो है आर्टिकल 263 में आता है। नहीं, जोनल काउंसिल जो है ये 263 में क्या आता है? इंटर स्टेट काउंसिल आता है ना, इंटर स्टेट काउंसिल अभी हम लोग देखे थे। जोनल काउंसिल जो है क्रिएट हुआ है प्रेसिडेंट के द्वारा। नहीं, ये किसके द्वारा बनाया जाता है? ये जो है आपका कहीं ना कहीं जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 1956 का, इसके तहत जो है बनाया गया था। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि जो जोनल काउंसिल है स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत बनाया गया था। बिल्कुल सही बात है। और इंटर स्टेट काउंसिल का पार्ट है? नहीं, ये अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल तो अलग है 263 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और ये अलग है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। एक साइड लिस्ट है, दूसरे साइड दिया है उससे रिलेटेड आर्टिकल। आर्टिकल 352 किस चीज़ से रिलेटेड होगा? जो भी नेशनल इमरजेंसी है उससे रिलेटेड होगा, तो पहला सही हो जाएगा। 356 कौन से इमरजेंसी से रिलेटेड होगा? ये प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड होगा। 355 किस चीज़ से रिलेटेड होगा? जो ड्यूटी है यूनियन का टू प्रोटेक्ट स्टेट, इस चीज़ से रिलेटेड होगा। और आर्टिकल 365 किस चीज़ से रिलेटेड है? कि ये भी प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है, लेकिन प्रेसिडेंट रूल कब इम्पोज होगा? जब स्टेट फेल हो जाएगा कंप्लाई करने से यूनियन गवर्नमेंट का डायरेक्शन को, कि स्टेट अपने से कुछ भी नहीं कर पा रहा है और जो भी सेंट्रल के द्वारा डायरेक्शन दिया जा रहा है वो भी नहीं फुलफिल कर पा रहा है, तो सेंटर बोलेगा कि अब वक्त आ गया है कि सत्ता जो है मेरे हाथ में होना चाहिए उस राज्य का। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये सारे ऑप्शन को करेक्ट मैच करता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। इसमें बोला जा रहा है इमरजेंसी जो है कौन से पार्ट में है? तो इमरजेंसी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में बात किया गया है इसके बारे में। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 3 तरीके का इमरजेंसी है, आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक जो है इमरजेंसी से बात किया गया है। अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 72। इसमें बोला जा रहा है क्या?
सही नहीं है, नॉट करेक्ट। जो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, इसमें क्या क्या चीज़ के बारे में बात किया था? पहला, इट रिप्लेस द टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस विथ आर्म रेबेलियन। बिल्कुल सही बात है। जब जनता पार्टी की सरकार थी, क्योंकि इंदिरा गांधी जो इमरजेंसी उस समय लगाई थी, इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड का ही यूज़ करके लगाई थी, तो जनता गवर्नमेंट ने इसको चेंज कर दिया और कहा कि आर्म रेबेलियन के ग्राउंड पे जो है इमरजेंसी लगेगा। ठीक है। दूसरा था कि डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी नॉट अ इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। ये भी चीज़ को ऐड किया गया था कि जुडिशियल रिव्यू जो है ये इम्यून नहीं होना, सॉरी, जो इमरजेंसी है ये इम्यून नहीं होना चाहिए जुडिशियल रिव्यू के दायरे से। इट इनेबल प्रेसिडेंट लिमिट ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इंडिया। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रेसिडेंट को इनेबल करता है, सॉरी, इट इनेबल प्रेसिडेंट लिमिट टू ऑपरेशन नेशनल इमरजेंसी इन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इंडिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। उल्टा ये आर्टिकल जो 1976 का अमेंडमेंट था, जब इंदिरा गांधी का सरकार था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसमें प्रेसिडेंट के पावर को जो है लिमिट किया गया था। ये तो है, इसको वापस से रीस्टोर करने के लिए लाया गया था ना 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब जो डी ऑप्शन है इसमें लिखा है कि लोकसभा जो है कंट्रोल इंट्रोडक्शन ओवर रिवोकेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, तो ये भी कहीं ना कहीं सही बात है। इसमें राज्यसभा का कोई भी हाथ नहीं है। वंस अप्रूव बाय पार्लियामेंट, हाउ लॉन्ग नेशनल इमरजेंसी कैन कंटिन्यू। एक बार अगर पार्लियामेंट के द्वारा जो है नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव कर दिया गया तो कितने समय के लिए ये लगा रह सकता है? तो ये जो है 6 महीने के लिए लगा रह सकता है। और इसको जो है 6-6 महीने पे बार बार इसको एक्सटेंड करके जो है पहले जो था ये 1 साल के लिए था, लेकिन जब 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया तो इसको 6 महीना किया गया, और 6 महीना को करते 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 जो है ये इंडेफिनिट पीरियड के लिए किया जा सकता है। ठीक है। अब अगला सवाल है, प्रेसिडेंट रूल जो है कितने समय के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है? तो प्रेसिडेंट रूल जो है ये 3 साल के लिए मैक्सिमम एक्सटेंड किया जा सकता है। नेशनल इमरजेंसी इन्फिनिट टाइम के लिए हो सकता है। दरकार है कि आपको हर 6 महीना पे बस उसको अप्रूव करवाना पड़ेगा पार्लियामेंट से, जबकि जो प्रेसिडेंट रूल है उसके केस में ऐसा नहीं है, उसको जो है मैक्सिमम आप 3 साल के लिए ही कर सकते हैं। ठीक है। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अफेक्टेड बाय द नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी से क्या क्या इफेक्ट होगा? सेंट्रल स्टेट रिलेशन इफेक्ट होगा, बिल्कुल सही बात है। टेन्योर ऑफ लोकसभा स्टेट असेंबली इफेक्ट होगा, बिल्कुल सही बात है। फंडामेंटल राइट इफेक्ट होगा, बिल्कुल सही बात है। तो सारा का सारा जो है ये नेशनल इमरजेंसी से आपका इफेक्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है। तो हमने अभी 75 क्वेश्चन जो है इस पार्ट में कवर किया है, और पार्ट 2 जो इसका आएगा तो हम लोग बाकी 75 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उसको कवर करने का कोशिश करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, और बाकी इसका PDF जो है आपको अनफिल्टर्ड थॉट नामक टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जब इसका पूरा वीडियो कंप्लीट होगा। तो तब तक पढ़ते रहिए एंड ऑल द बेस्ट।